हाय, रनिश कुमार दिस साइड। सो आज क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफ के बारे में। क्यों ग्राफ, क्यों यार? यार देखो, ग्राफ का ना ऐसा है कि ना, ग्राफ का ऐसा सीन है कि बहुत जगहों पे यूज़ होता है, आपके डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है। और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की बात करूँ तो ना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसके ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बहुत सारे एल्गोज बन रखे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। तो ग्राफ एक ना बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ना एक सीक्रेट बात बताता हूँ आपको, ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम खेलने वाला हूँ। मैं ऐसा बोलूँगा कि 80% सिनेरियो के अंदर ये बात सच होती है, और जो कि सच है वो सच बात ये है कि ना, ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि एक सेट है ये पूरा। इसके अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे डीएस आ जाते हैं, जैसे कि ट्री एक तरीके का ग्राफ है, ठीक है। लिंक लिस्ट एक तरीके का ग्राफ ही है, बस उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए मैं उसको लिंक लिस्ट बोलता हूँ, बट मैं उसको ग्राफ की डेफिनेशन के अंडर भी डाल सकता हूँ। ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो ना मे बी ट्री से सॉल्व होती हो, मे बी एरे से सॉल्व होते, मे बी स्टैक से, मे बी क्यू से, बट वो सब ना सब किसी ना किसी तरीके से ग्राफ की डेफिनेशन के अंडर आ जाते हैं। तो ग्राफ का कोई ना कोई एल्गो उसको सॉल्व कर देगा। चलो, ये तो टेक्निकल थोड़ी बात हो गई। पहले जानते हैं ना ग्राफ यूज़ कहाँ होता है और क्यों पढ़ रहे हैं ग्राफ को। क्यों पढ़ रहे हैं? ऑफकोर्स प्लेसमेंट लेने के लिए पढ़ रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ प्लेसमेंट निकली होती है नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि नॉलेज आ जाएगी तो प्लेसमेंट तो यार लग ही जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। इफ़ यू हैव अ नॉलेज, इफ़ यू हैव अ डेफिनेट स्किल कि आपके ये सारी स्किल्स हैं आपके पास, तो लग जाएगी प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि आप कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अब ये जानते हैं ग्राफ यूज़ कहाँ होता है। चलो मान लो आते हैं यहाँ पर, मैं हूँ इस वक्त दिल्ली में, ठीक है। सो भाई हम हैं दिल्ली में एक जगह है रोहिणी, उधर हूँ, ठीक है। ये रोहिणी जगह है एक। अब मान लो मेरा मन करा है, मुझे छोले भटूरे खाने थे, ठीक है, अचानक से मन कर गया, और मुझे रोहिणी से जाना है तिलक नगर में मिलते हैं छोले भटूरे, ठीक है। मैं किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा, वो किसी प्रोमो नहीं करना मुझे, बस बता रहा हूँ तिलक नगर में छोले भटूरे मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं। अब मुझे तिलक नगर जाना था रोहिणी से। अब मैं रोहिणी से स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। चलो मैं ना रिठाला के पास हूँ, या पीतमपुरा लिख लेते हैं। पीतमपुरा वैसे रोहिणी में नहीं आता, बट ठीक है, पास ही है। तो पीतमपुरा में हूँ मैं, पीतमपुरा से मुझे तिलक नगर जाना है। अब यार आप कहीं भी हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, हैदराबाद में हो सकता है, मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो एक मैंने सिटी का नाम लिया, उसके अंदर पीतमपुरा एक जगह है, वहाँ पर रहता हूँ, और वहाँ से मुझे जाना है तिलक नगर की ओर। तो क्या करूँगा, मेरे को बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं यहाँ से इधर जाने के। अब क्योंकि मैं लोकल हूँ वहाँ का, तो मुझे पता है यार पीतमपुरा से तिलक नगर जाने के लिए ना एक ना रिंग रोड आती है, वो रिंग रोड सीधा पहुँचा देगी यहाँ पर, इसको मैं कह देता हूँ रिंग रोड। एक ना कुछ दूसरे रास्ते भी हैं जो ऐसे घूमते फिरते हुए रिंग रोड से जाके मिलते हैं, ठीक है। फिर एक वहाँ पे जगह है जिसको चौक कहते हैं, वो है मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर में क्या होता है पता होगा आप लोगों को। मुखर्जी नगर में भी आप लोगों को पता हो, मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना सारे आईएएस बनने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे उसका पूरा हब है, पूरा वहाँ पे कोचिंग का पूरा हब है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, उस रास्ते के थ्रू भी तिलक नगर पहुँच सकता हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं तिलक नगर जाने के। मे बी कोई छोटी मोटी गलियों से घूमते हुए यहाँ मिलते हुए, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब क्योंकि मैं लोकल हूँ वहाँ का, तो मैं जानता हूँ ये वाली बात कि यार इस वक्त 6 बज रहे हैं, ठीक है। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा अभी मन करा है, इस वक्त हो रहे हैं 5:10। तो मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यार अब ना ऑफिस वाले लोग आ रहे होंगे, तो क्या हो सकता है, रिंग रोड के ऊपर ट्रैफिक हो सकता है, या रिंग रोड तक पहुँचने वाले रूट के ऊपर ट्रैफिक हो सकता है। तो मुझे गलियों से निकालना चाहिए। बट अगर इसी टाइम पे अगर टाइम हो रहा होता है 2 या 1 बज रहे होते, मुझे पता होता है डायरेक्ट रिंग रोड पकड़ो आप पहुँच जाओगे तिलक नगर, राइट। तो मुझे ये बात पता है, राइट। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यार इस वक्त ना अगर मैं गलियों से निकालूंगा तो मे बी वहाँ पे ना भीड़ ज़्यादा हो, मे बी वहाँ पे मार्केट लग रही हो, ये वाली बातें मुझे पता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हो गए। पैरामीटर देख लो क्या क्या थे। ट्रैफिक एक पैरामीटर था कि भाई ट्रैफिक हो सकता है। इसके अलावा मे बी कहीं पर मार्केट लग रही हो, तो वो भी एक ट्रैफिक ही क्रिएट करेगा इनडायरेक्टली, राइट। वो एक ट्रैफिक का एक फॉर्म हो गया। या फिर कोई रूट ना बड़ा हो सकता है, लेंथ बड़ी हो सकती है रूट की, या डिस्टेंस, लेंथ कह लो या उसको आप डिस्टेंस के टर्म में कह लो। मे बी ये जो मैंने ऐसे जिगजैग सा रूट बनाया है बहुत बड़ा डिस्टेंस है, मे बी ये हो सकता है। बट कभी कभार क्या होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है बट टाइम कम लगता है। क्यों? सपोज़ करो एक ट्रैफिक है, एक रूट है जो कि है यहाँ से 10 किलोमीटर की स्ट्रेट रूट है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे, हद भर के लोग यहाँ पे, मतलब 5 लेन की रोड थी या 4 लेन की रोड थी, और वहाँ पे कार्स ने क्या करा था, 8 लेन बना रखी है। मतलब ऐसे बिल्कुल
चिपका चिपका के गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। और एक रूट है, ये 10 किलोमीटर का था, बट एक रूट है जो ऐसे घूमते हुए जाता है, इस जगह पर पहुँचता है, और डेट लेंथ अप्रॉक्स 15 किलोमीटर। तो आप यार ऑब्वियस सी बात बोलोगे यार 15 किलोमीटर कवर करने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे बहुत मिनिमल ट्रैफिक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 15 किलोमीटर पे जाऊँ ना, तो मुझे अपने डेस्टिनेशन पहुँचने में लगते हैं, लेट्स से 15 किलोमीटर कवर करने में मुझे लगता है 1 आवर मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था, कहीं पे रेड सिग्नल आएंगे, कहीं पे रुकना पड़ेगा, 1 घंटा मान के चल रहा हूँ मैं। यहीं पर मुझे 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में लग रहे हैं ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 40 मिनट्स के अराउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम के टर्म्स में मेरे को सेविंग यहाँ पर होगी, पर मैंने डिस्टेंस ज़्यादा यूज़ करा यहाँ पर, राइट। तो हर बार ना ऐसा नहीं होता कि जो डिस्टेंस बड़ा हो वो हमेशा अच्छा डिस्टेंस होता है, या फिर कोई रोड बहुत बड़ी है, कोई डिस्टेंस बहुत बड़ा आ रहा है, कई बार ये हो सकता है वहाँ पे टाइम कम लगे, राइट। ये कुछ फैक्टर्स आ गए। तो ये सारे डिसीजन कहाँ पे होंगे, ग्राफ के ऊपर होंगे, राइट। अब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बन रखी है क्योंकि आप लोकल हो, इसलिए आप वहाँ पहुँच जाते हो। बट सपोज करो जो लोकल नहीं होगा वो क्या करेगा, राइट। तो उसके लिए एक फीचर बनाया गया था गूगल मैप। अब गूगल मैप क्या करता है, गूगल मैप इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर आपको डिस्टेंस बताते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है ना, आप बस इनपुट डाल दो, मुझे सोर्स बता दो, मुझे डेस्टिनेशन बता दो, मैं आपको बता दूंगा कैसे पहुँचना है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन सा ट्रैफिक है, फिर आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से डिफरेंट और रूट हो सकते हैं सेम टाइम वाले, या कौन से रूट हो सकते हैं जिसमें डिले आएगा, मे बी डिले आ सकता है बट वो लेंथ के टर्म में छोटा हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देता है। तो गूगल मैप इस हमारी डे टू डे लाइफ की जो नीड है ना उसको कंप्लीट करता था, ठीक है। ये जो है पूरा ग्राफ के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि आप ग्राफ ही तो हो, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लोकेशन है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का ग्राफ हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपकी बात करूँ इंस्टाग्राम या फेसबुक की, तो अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नवंबर 2022 में, अब मुझे नहीं पता वीडियो कब देखोगे, ठीक है। आप शायद 10 साल बाद देखो, 5 साल बाद देखो, या मे बी अभी देख लो, मुझे नहीं पता कब देखोगे। तो जब भी देखोगे, हमारे एरा में ना, हमारे जनरेशन में एक ऐप होती है जिसका नाम है इंस्टाग्राम और एक है फेसबुक। इसके ऊपर ना म्यूचुअल फ्रेंड का कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फ्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि यार मेरा नाम है रजनीश, राइट। तो भाई मेरा एक दोस्त है मयंक, ठीक है, ये मेरा एक दोस्त है, और मयंक का दोस्त मैं हूँ, राइट। और मेरा एक और दोस्त है, लेट्स से रोहित, फिर एक और दोस्त है कोई दिव्यांश कह लेते हैं, ये मेरा एक दोस्त है, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, ठीक। और मयंक और रोहित भी आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक। ये कुछ कनेक्शन बन रखा है, ये फ्रेंडशिप का कनेक्शन है। अब दिव्यांश ना अचानक से उसको मयंक की प्रोफाइल दिखती है, ठीक है। दिव्यांश को अचानक से मयंक की प्रोफाइल दिखती है, दिव्यांश देखता है अरे मयंक, और वो देखता है मयंक का म्यूचुअल फ्रेंड है रजनीश, मयंक का म्यूचुअल फ्रेंड है रजनीश, उसका सिर्फ एक ही म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब क्योंकि दिव्यांश मुझे भी जानता है और मयंक भी मुझे जानता है, तो देखता है मयंक का म्यूचुअल फ्रेंड है रजनीश, यानी ये हाईली लाइकली मेरा फ्रेंड सर्कल हो गया। तो मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूंगा, अगर दिव्यांश अगर मयंक को रिक्वेस्ट भेजेगा तो देर हाई पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट हो जाएगी, राइट। अब इसी तरीके से रोहित को देखता है तो मे बी हायर पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब एक और दूसरा कॉन्सेप्ट, कोई दूसरा ग्रुप आ गया, जैसे कोई एक ग्रुप आता है, कुछ भी नाम रख लेते हैं, राहुल रख लेते हैं, ये राहुल का ग्रुप है, उसके पास अपने फ्रेंड हैं, फिर उनके पास अपने फ्रेंड है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस तरीके से कुछ कनेक्शन बन रखे हैं। अब दिव्यांश जब राहुल की प्रोफाइल देखेगा ना, उसको एक भी म्यूचुअल फ्रेंड नहीं दिखेगा, क्योंकि दिव्यांश का फ्रेंड सर्कल था ये, इस फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है इस पर्टिकुलर ट्री के साथ, राइट। तो मैं कैसे पता लगा पाया कि यार ये जो है ना, ये मेरा म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब कि मेरे दोस्त के दोस्त को जानता है। ये एक तरीका ग्राफ ही तो हुआ, रजनीश मयंक को जानता है, मयंक रजनीश को जानता है, मयंक रोहित को जानता है, रोहित मयंक को जानता है, एक तरीका ग्राफ हुआ। इस तरीके से दिव्यांश प्रेडिक्ट कर पाएगा कि यार ये मेरा एक फ्रेंड सर्कल हो सकता है और है, इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट फेसबुक के अंदर भी अप्लाई होता है, सेम ही इंस्टाग्राम के अंदर अप्लाई होता है। इसके अलावा कई जगह पे यूज़ होता है, नेटवर्क के अंदर यूज़ होता है। जब आप पैकेट्स भेजते हो ना नेटवर्क के अंदर, या फिर वेबसाइट की बात करें, तो एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से लिंक होती है। किसी ऐसी वेबसाइट पर विजिट करा कभी आपने, जहाँ पे अपने वेबसाइट को ऐसे रीड कर रहे थे, कोई ब्लॉग है उसको रीड कर रहे हो, अचानक से एक लिंक आ गया, फिर आपने रीड करा, फिर एक और लिंक आ गया, इस लिंक पे गए तो इसने मुझे एक और नई वेबसाइट पे पहुँचा दिया, ठीक। इस पे एक लिंक था जो मुझे वापस से इसी वेबसाइट पर कनेक्ट कर रहा था। ये ग्राफ नहीं हुआ एक तरीके का कि यार मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर वहाँ से वापस इसी वेबसाइट पे आ गया, फिर ये वाली वेबसाइट पे जब आगे रीड करता हूँ ये मुझे कहीं और पहुँचा देता है। ये तरीका ग्राफ हो गया, ठीक। इसके अलावा अब ना ग्राफ की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, वो तो डिटेल में जानेंगे, अभी तो बस ओवरव्यू आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे कि मुझे यहाँ से क्या क्या करना है, जैसे कि अब रजनीश के पास क्या क्या ऑप्शन थे, ये कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। अब मैं था यार 5th 6th क्लास में था,
अब मैंने 5th क्लास से 10th तक पहुंचा। मैं जैसे ही 10th तक पहुंचा, अब 10th करने के बाद जो भी मेरी CGPA आई, उसके बाद ग्रेड आने के बाद मेरे पास ऑप्शन आए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मे बी मैं आर्ट्स की पढ़ाई कर सकता हूँ और आगे अपना करियर इसमें डेवलप कर सकता हूँ। मे बी मैं कॉमर्स के अंदर अपना करियर डेवलप कर सकता हूँ। मे बी मैं साइंस साइड पर अपना करियर डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मे बी मैं फिल्मों की दुनिया में भी वो आर्ट्स के अंदर ही आता होगा। मे बी और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, फ़िलहाल के लिए मुझे 3 ही पता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन 3 कैटेगरी में जा सकता हूँ। अब साइंस की तरफ जाऊँगा तो जो मेरी लाइफ होगी अलग होने वाली है। मैं साइंस की तरफ जाता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन आया कि यार 11th-12th करते हैं, ठीक है, या तो मैं CBSE बोर्ड से कर लूँ या एक ISC बोर्ड होता है उससे कर लूँ मैं, ठीक है। फिर CBSE से करता हूँ, ठीक है, 2 रास्ते मैंने पिक करे। अब मैं CBSE से करता हूँ, उसके बाद साइंस में एक और रास्ते आते हैं। इससे पहले एक रास्ता और आता है, देखो ग्राफ जैसा कुछ बन रहा होगा यहाँ पर, ग्राफ जैसा कुछ बन रहा होगा। साइंस के अंदर मेरे पास ऑप्शन आता है, यार मैं मेड की तरफ जाऊँ या मैं नॉन मेड की तरफ जाऊँ, ठीक है। इन दोनों ही कैटेगरी के अंदर ये दोनों ही मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, CBSE की ओर लेके जा रहे हैं और ISC, क्योंकि दोनों में ही ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास, आप यहाँ से जाओगे तो भी आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि यार मैं तब भी CBSE से कर सकता हूँ, तब भी मैं ISC से कर सकता हूँ। मेड में जाऊँ चाहे नॉन मेड में जाऊँ, किसी में भी जा सकता हूँ। करियर मेरा वहाँ पे अलग होगा। अब अगर मैं मेड के थ्रू जाता हूँ ना, तो ये एक सेम वर्टेक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि CBSE में मेड की तरफ गए तो आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपके सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे। तो ये 2 अलग अलग वर्टिसेस की तरह काउंट होंगे। कैसे कि भाई ठीक है, आपके पास चॉइसेस था, आप CBSE कर सकते हो, और CBSE के बाद यहाँ पे भी आपके पास चॉइसेस हैं, और आपके पास है ISC। अब देखो यहाँ पे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कैसे मैटर करेगी। मैं CBSE करने जाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मुझे ना यहाँ पे ना मैथ्स, इंग्लिश, चलो मैथ्स मैड में जा रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा तो मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इंग्लिश पढ़ लेंगे, मे बी बायोटेक पढ़ना पड़ जाए, मुझे पढ़ना पड़ सकता है। उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम ISC के अंदर भी होता है। अब यहाँ पे भी मैं ये चीज़ें रेप्लिकेट करूँ दोबारा से, इंग्लिश दोबारा से लिखूँ, फिजिक्स दोबारा से लिखूँ, केमिस्ट्री दोबारा से लिखूँ, फिर बायो दोबारा से लिखूँ, बस एक एक्स्ट्रा फील्ड ही तो ऐड हो रही है मैथ्स वाली। तो इट्स बेटर ना कि अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रखता कि भाई ऐसा करो, तुम CBSE में जाओ, तुम ISC में जाओ, ठीक है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मेड साइड, तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएगा। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मेड साइड, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएगा, डैट इज़ बायो, ठीक है। इफ़ यू कमिंग फ्रॉम नॉन मेड साइड, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएगा, डैट इज़ मैथ्स, क्योंकि उसके पास ऑप्शन होता है बायो वाले के पास कि मैथ्स भी पढ़ सकता है। और फिर इसके अलावा मेरे पास आता है जो कॉमन है मेरे पास, इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये सारी चीज़ें इनके लिए भी अवेलेबल है। तो एक तरीके का कनेक्टिविटी मैं बना रहा हूँ हर जगह पर। और फिर इस कनेक्टिविटी को फॉलो करते करते मैंने 12th पास करी। फिर मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में जैसे ही जाता हूँ मेरे पास अब ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं, यार इंजीनियरिंग परस्यू करना है, या मुझे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर और डीप स्टडी करनी है, राइट। तो मैं DU टाइप की किसी कॉलेज में जाऊंगा, या फिर मुझे इंजीनियरिंग करनी तो मैं IIT, NSIT या बिट्स पिलानी टाइप किसी कॉलेज के अंदर जाता हूँ। इसके अलावा फिर और ऑप्शन खुलेंगे। चलो ठीक है, कॉलेज तो हो गया, अब मुझे अपना करियर मैंने बनाया, अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे मे बी मुझे मैकेनिकल करनी थी, या फिर मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करनी थी, या फिर मुझे प्रोग्रामर बनना था, तो मैं CSE लूँगा, राइट। CSE के बाद ऑप्शन है कौन सी कंपनी में काम करूँ मैं, मे बी बहुत सारी ऑप्शन हो सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ऐसी बहुत सारी कंपनीज। आपको किस कंपनी के अंदर अपना करियर आप डेवलप करना चाहते हो, तो ऐसे ग्राफ की कनेक्टिविटी बनती जा रही है। तो आपकी लाइफ, आपने यहाँ पर क्या डिसीजन लिया उसके हिसाब से आपका लाइफ यहाँ पे बना। अगर आपने कॉमर्स लिया होता आपका लाइफ उसके हिसाब से डेवलप होता, अगर आपने आर्ट्स लिया होता आपका लाइफ वैसे डेवलप होता। तो एक तरीके का ग्राफ है। अब आपने एक चीज़ समझी होगी अभी इस एग्जांपल से कि यार ग्राफ के अंदर ना डेटा रिप्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है कि मैं किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करूँगा, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं ग्राफ के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने के, वो हम आगे डिटेल में जानेंगे, हम कौन से तरीके की बात करेंगे। अब आगे जानते हैं इसके बाद कि यार ग्राफ के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, इसके अंदर इससे ज़्यादा ही कंटेंट होने वाला है ऑफकोर्स। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ग्राफ के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आएगी कि यार इसको स्टोर कैसे करना है, इसको स्टोर कैसे करें, स्टोर कैसे करें, किस टाइप से स्टोर, कैसे स्टोर किया जाए। भाई ग्राफ की इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है कि ग्राफ की इन्फॉर्मेशन, ये आप ध्यान से देखो तो क्या है, ये एक नोड है रजनीश, एक नोड है, 8 से एक नोड है, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी को हम कहते हैं वर्टिसेस। ये क्या है, मेरा एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स, राइट। किस टाइप का वर्टेक्स है, डायरेक्टेड एंड इनडायरेक्टेड। क्या आर्ट्स के बाद वापस यहाँ पे आया जा सकता है, जैसे कि ये आपको बेहतर समझ में आएगा इस वाले के अंदर कि भाई
रजनीश ने जब पीतमपुरा से निकलता है तो वो किसी जगह पर पहुंचता है, जैसे मुखर्जी नगर पहुंचता है तो मुखर्जी नगर से वापस वो पीतमपुरा जा सकता है, अपने घर पे जा सकता है। तो दो टाइप की कनेक्टिविटी होगी, इसको कहते हैं बाय डायरेक्शनल रोड। ठीक है, एक होता है डायरेक्शनल रोड, एक होता है ना ये सिर्फ सिंगल लेन है, एक होता है डबल लेन वाली रोड होती है, राइट। तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल। तो वर्टिसेस कैसा, डायरेक्शनल या बाय डायरेक्शनल, इसमें भी दो टाइप की होती है, डायरेक्शनल होगी या फिर बाय डायरेक्शनल होगी। ऐसे दो टाइप की वर्टिसेस होते हैं। नोड हो सकता है, नोड के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यार रजनीश की इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, रजनीश है, अच्छा उसकी कितनी एज है, वो कहाँ रहता है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ मैं। अगर मैं दोस्तों की कनेक्टिविटी बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें समझ में आएगा आपको, रजनीश और मयंक, रजनीश अच्छा इसका बायो क्या है, ठीक है, इसके बायो के बाद अच्छा इसका इंस्टा हैंडल क्या है, ओके, इंस्टा हैंडल के बाद और इन्फॉर्मेशन, अच्छा इंस्टा हैंडल के बाद मे बी मुझे इन्फॉर्मेशन जो कि मैं पब्लिक को शो ना करूं बट मुझे स्टोर करनी पड़ेगी, इसकी उम्र कितनी है, ठीक है, कहाँ रहता है। मयंक की भी सेम इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी, रोहित की भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी। तो एक वर्टेक्स के अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन भी स्टोर की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन दी सिनेरियो, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन के नोड्स हो सकते हैं। तो नोड के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं। तो वही स्टोरेज जानेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, अर्जेंसी लिस्ट है, मैट्रिक्स लिस्ट है, किस टाइप से करना है, या फिर मुझे बस वर्टिसेस की लिस्ट बनानी है, कैसे करना है वो देखेंगे। उसके बाद जानेंगे यार बना तो लिया, ग्राफ को ट्रैवर्स कैसे करूं, पता कैसे लगेगा कहाँ से ट्रैवर्स करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने इस वाले ग्राफ को ट्रैवर्स करा तो मैं इन लोगों तक पहुँच पाऊँगा। ये राहुल का क्या होगा यार, राहुल को तो ट्रैवर्स करना होगा तो मुझे पता होना चाहिए ना कहाँ से कैसे ट्रैवर्स करना है। ये तरीका फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट कैसे, फॉरेस्ट नहीं मतलब फॉरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बट हम मल्टीपल ग्राफ्स हो गए। तो हर ग्राफ का मुझे एक एंट्री पॉइंट चाहिए होगा कि मैं इस ग्राफ को यहाँ से एंट्री करूँ तो मैं पूरे सभी लोगों को ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मुझे ट्रैवर्सल के बारे में नॉलेज चाहिए होगी। ट्रैवर्सल के बाद डिस्प्ले, कि इसको देखा कैसे जाए, डिस्प्ले की नॉलेज चाहिए होगी। तो मैं आपको ना जो एक क्लास, जो सबसे पहली क्लास होगी उसमें स्टोरेज, ट्रैवर्सल और डिस्प्ले, इसके ऊपर पहले तो स्टोरेज के ऊपर बात करेंगे अच्छे से, फिर मैं एक दूसरी क्लास के अंदर, दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रैवर्सल, डिस्प्ले वगैरह बताऊंगा कैसे करना होता है। फिर कुछ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि मैं बताऊंगा कि यार ये कनेक्टेड है या नहीं, ये दो ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं, या हैज़ पाथ पॉसिबल है या नहीं। हैज़ पाथ करिए एक फंक्शन लिखेंगे जो बताएगा कि यार इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना पॉसिबल है क्या, है या नहीं, ये बता दो। कम से कम टाइम है, कम से कम स्टोरेज का यूज़ करके, या फिर ए से बी तक जाने के सारे रास्ते निकाल के देखो। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम जिसका नाम होगा हैज़ पाथ, और एक क्वेश्चन करेंगे ऑल पाथ। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर और आगे चलते हैं, ये कर लिया तो फिफ्थ कैटेगरी के अंदर ये तो हमारा होगा बेसिक ग्राफ, बेसिक ग्राफ की नॉलेज हो गई। फिर हम जाएंगे यार डीएफएस के ऊपर, ठीक है, फिर मैं लेकर जाऊंगा आपको बीएफएस के ऊपर, फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा यूनियन फाइंड के ऊपर, ठीक है, डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। बीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, बीएफएस मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, मैं ब्रेथ के ऊपर ट्रैवल करूँगा। यूनियन फाइंड मतलब या डिसजॉइंट सेट के अंदर, ये जब करेंगे तो तब डिटेल में जानेंगे। एक टर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको तीन चीज़ें आती हैं ना तो ऑलमोस्ट ग्राफ आपको आता है, मतलब 70% नॉलेज है आपके पास। फिर कुछ एल्गोज भी करेंगे इसी के अंदर हम, जैसे कि मैं आपको डीएफएस के अंदर कुछ कराऊंगा, जैसे कि टॉपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ अभी के लिए, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट। फिर मैं आपको बीएफएस से करके बताऊंगा, एक कांस या खान्स कहते हैं उसको, मुझे करेक्ट प्रोनाउंस पता नहीं पता कि इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, तो उसका नाम है खान्स है या फिर खान्स, कुछ ऐसे करके नाम है। खान्स एल्गो है, वो देखेंगे, एक बार देख ही लेते हैं खान्स एल्गो है क्या है। खान्स या कांस, कांस पढ़ते थे शायद, KAH, हाँ कांस, KAHNS, खान्स एल्गोरिथम, ये पढ़ेंगे हम। तो ये वाला एल्गो पढ़ेंगे, ये भी टॉपोलॉजिकल के ऊपर बेस्ड है। फिर हम ग्राफ कलरिंग के ऊपर कुछ पढ़ेंगे कि ग्राफ कलरिंग क्या होता है, कि ग्राफ को कलर कैसे किया जाता है, ये एल्गो जानेंगे। फिर कुछ एल्गोरिथम जैसे कि डाइस्ट्रा, डिजिस्ट्रा भी कहते हैं, डाइस्ट्रा भी कहते हैं, तो अपना अपना तरीका कैसे भी प्रोनाउंस कर लो, डिस्ट्रा पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बेलमैन फोर्ड, फिर फ्लॉयड वार्शल पढ़ेंगे एल्गो, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको डिजिस्ट्रा, फिर मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर आपको बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, फिर एक होता है फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ एल्गोरिथम फिर हम पढ़ेंगे MST, ठीक है, ये होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। फिर इससे पहले कुछ चीज़ें जानेंगे, डैट इज़ जो कि क्या होने वाली है आपकी, कि ग्राफ हमारी साइक्लिक है या नहीं, ग्राफ के अंदर साइकिल है या नहीं, साइक्लिक ए साइक्लिक ग्राफ, इसको कहते हैं हम साइक्लिक ग्राफ। और फिर हम जानेंगे ए साइक्लिक ग्राफ, कि ए साइक्लिक ग्राफ क्या है, ठीक है। साइक्लिक एक साइक्लिक पहचानेंगे कि इसमें साइकिल है या नहीं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और डिफरेंट तरीकों से देखेंगे। मैं आपको डीएफएस से भी बताऊंगा साइकिल कैसे पता लगाते हैं, बीएफएस से भी बताऊंगा, मैं आपको यूनियन फाइंड से भी करके दिखाऊंगा, यूनियन फाइंड से एमएसटी करके दिखाऊंगा। अब एमएसटी निकालने के लिए ना अपने प्रिम्स एल्गोरिथम एक, ठीक है, तो अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं जो बता के देता है कि यार ये हमारा जो है ये एमएसटी है या नहीं, इसको कहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। फिर इसके यूज़ केस भी जानेंगे आगे जाकर। इसके अलावा फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे डाइस्ट्रा के ऊपर बेस्ड, कुछ क्वेश्चन करेंगे एमएसटी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो हर कैटेगरी में क्या करने वाला हूँ मैं, आपको पहले क्वेश्चन कराऊंगा, पहले मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, फिर टॉपिक के बाद उसके बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो सेम डीएफएस बीएफएस यूनियन फाइंड के अंदर टॉपिक समझाया फिर क्वेश्चन किया, टॉपिक समझाया क्वेश्चन किया, टॉपिक समझाया क्वेश्चन किया, फिर क्या करेंगे, तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। साइक्लिक ग्राफ है, साइक्लिक ग्राफ के अंदर भी ये करने वाला हूँ। डाइस्ट्रा के अंदर क्वेश्चन कराया, फिर क्वेश्चन टॉपिक समझाया, क्वेश्चन सॉल्व किया। बेलमैन फोर्ड में फिर फ्लॉयड वार्शल के अंदर फिर तीनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम गोज़ फॉर एमएसटी के अंदर भी हम यही काम करने वाले हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होता है जो डीएफएस के अंदर यूज़ होता है, डैट इज़ मैं इसको वैसे एल्गोरिथम नहीं मानता हूँ बट ठीक है यार कह सकते हैं, डैट इज़ फ्लड फिल, FLOOD है शायद, फ्लड फिल एल्गोरिथम ये होता है। इसको मैं एल्गो इसलिए नहीं मानता ना क्योंकि ये डीएफएस ही है, बस एक तरीका ही है, पर ये फ्लड फिल बाय नेम ही एक एल्गोरिथम है, तो इसको समझ लेंगे फ्लड फिल क्या है। तो डीएफएस के अंदर फ्लड फिल एल्गोरिथम भी समझेंगे और इसका यूज़ केस भी जानेंगे, ठीक है। अब इसके लिए ना थोड़ी बहुत रिकर्जन आपको आनी चाहिए, रिकर्जन नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने रिकर्जन की प्लेलिस्ट इतनी तो बना दी है, इतनी मेरी अभी आज की डेट तक, यानी कि आज की डेट क्या है 13 नवंबर तक मैंने इतनी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है कि आप ये सब कुछ समझ सकते हो। इसलिए मेरा रीज़न था कि वह पहले रिकर्जन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगा। तो मैं ग्राफ इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि अब रिकर्जन मैंने इतना पढ़ा दिया कि मैं ग्राफ के ऊपर जा सकता हूँ। तो ऐसा होने वाला ग्राफ, इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड होगी जो भी मैं समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सी चीज़ें और बाकी रह गई है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करूँगा ना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे दिखती जाएंगी वैसे वैसे पढ़ाता चला जाऊँगा। और ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने वाला हूँ इसके अंदर। नंबर ऑफ़ लेक्चर्स मे बी लेंदी हो सकते हैं, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ यार, कुछ चीज़ें लेंदी हो सकती है इसके अंदर क्योंकि चीज़ें मेहनत से ही आने वाली है। तो लेक्चर कोशिश करेंगे 30 मिनट के अंदर रखूँ सब कुछ, 30 मिनट के अंदर सारी वीडियो होंगी। नंबर ऑफ़ वीडियोस मे भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। फिर अगला जो टॉपिक उठाएंगे हम डीपी, चल वो तो बात की बात है, अभी के लिए ग्राफ पे फोकस करेंगे। तो ये सारा कंटेंट आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ग्राफ अभी से पहले मैंने यूट्यूब मतलब किसी और चैनल के ऊपर वीडियो बनाता था मैं, वहाँ भी मैंने कभी ग्राफ नहीं पढ़ा है, मन बहुत था पढ़ाने का पर नहीं पढ़ा पाया किसी रीज़न की वजह से। और ग्राफ पढ़ाने का ना मेरा एक अलग ही तरीका है, अलग ही स्टाइल है, इसलिए मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि यार डे से कितना सारा कंटेंट अवेलेबल है फिर भी आप क्यों डाल रहे हो। रीज़न ये है कि यार हर किसी का ना अपना अपना तरीका होता है, यूट्यूब फ्री है और मेरे पास टाइम है डालने का, बस डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरा अपना तरीका पढ़ाने का और मैं चाहता हूँ कि मेरा तरीका लोगों तक पहुँच जाए, मैं एटलीस्ट अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कंटेंट अपने स्टाइल में डालना चाहता हूँ। और कोई रीज़न नहीं, मुझे ना किसी से कॉम्पिटिशन करना, ना मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल ऐसे सुपर ब्लास्ट हो जाए हर कोई मेरा चैनल देखे, नहीं यार। मतलब दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप वो भी एक्सप्लोर करो, मेरा भी ऑप्शन एक्सप्लोर करो, ठीक लगा तो कंज्यूम करना, नहीं लगा तो बाकी के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं वो कंज्यूम करना। पर ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा पक्का लगेगा, ठीक है, बुराई नहीं होगी, अच्छा पक्का लगेगा। तो ये मेरा मानना है, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, बाय बाय। अच्छा जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, अगर कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट में बता देना, कुछ अच्छा